नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पंजाब के शहर अमृतसर में वाक़ सिखों के मजहबी मकाम गोल्डन टेम्पल में दरबार साहिब की मुबैना तौर पर बेहुरमती करने की कोशिश के इल्ज़ाम में एक शख्स को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डन टेम्पल में एक नामालूम शख्स ने रेलिंग से कूदकर अंदर जाने की कोशिश की। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब गुरु ग्रंथ साहब की तिलावत की जा रही थी। उस शख्स ने गुरु ग्रंथ साहब के सामने रखी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन SGPC यानी श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिदमतगुजारों ने उसे पकड़ लिया और उसकी इत्तला पुलिस को दी। SGPC के अरकान ने कहा कि नौजवान ने वाज़ेह तौर पर मंदिर में बेहुरमती की कोशिश की थी और यह वाकया CCTV कैमरों में भी कैद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान की लाश को अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने भी इस वाकये की तस्दीक की। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर परमिंदर सिंह भंडाल ने कहा कि शाम के वक्त इबादत के वक्त नौजवान ने दीवार से कूदकर मुक़द्दस मुकाम की तरफ जाने की कोशिश की। उस वक्त लोग संगत में यानी इबादत में मशगूल थे और सभी अपना सर झुकाए बैठे थे। उन्होंने कहा कि नौजवान की उम्र 20 से 25 साल के दरमियान बताई जाती है और उसने अपने सर पर पीला कपड़ा बांध रखा था, लेकिन अंदर मोहतात खिदमत गुजारों ने उसे दबोच लिया और उसे गलियारे से बाहर लेके आए। इस दौरान वहां मारपीट हो गई। भंडाल का कहना है कि मुलजिम शख्स तनहा था और CCTV फुटेज का मायना करके तफसीली मालूमात हासिल की जा रही हैं। कपूरथला में भीड़ के हाथों मारा गया नौजवान बेअदबी नहीं बल्कि चोरी करने आया था, ऐसा पंजाब पुलिस का पहले कहना था। पंजाब पुलिस ने यह भी कहा था कि इसमें मॉब लिंचिंग का केस दर्ज किया जाएगा, लेकिन SSP हरकमलप्रीत सिंह ने बाद में कहा कि यह पूरा मामला बेअदबी का ही था। हालांकि इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पिछले रोज जो बेहुरमती का मामला सामने आया था उसकी तहकीकात के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। आज गोल्डन टेम्पल का वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने दौरा किया और उन्होंने ये तयक़ुन दिया कि इस पूरे मामले में SIT अपनी जांच करेगी और जांच की रिपोर्ट आने के बाद इस जो भी लोग खाती होंगे इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया। बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, सभी लोग मानते हैं और जब इस तरह की बेअदबी की जाती है तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन हर बार चुनाव के पहले इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं और जाहिर तौर पे एक शक मन में पैदा होता है कि कहीं किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं हो रही है पंजाब का अमन चैन खराब करने के लिए। पिछले भी जितने इंसिडेंट्स हुए उनको सिरे नहीं चढ़ाया गया, उनका कोई जांच करके दोषियों को सज़ा नहीं दी गई। अगर जांच करके सज़ा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। बहुत ज़्यादा
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज कहा कि अगर मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ और वक्त जिंदा होते तो गोवा पुर्तगाली हुकूमत से बहुत पहले आज़ाद हो चुका होता। उन्होंने कहा कि गोवा से बहुत पहले हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, लेकिन मुल्क के लोग जोशो खरोश के साथ जश्न नहीं मना सकते थे क्योंकि वो ये सोचकर बेचैनी महसूस करते थे कि मुल्क का एक हिस्सा अब भी गैर मुल्की राज में है। गोवा लिबरेशन डे के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने यह कहा, जबकि उन्होंने बताया कि 1961 में मुसल्लह अफवाज ने गोवा को पुर्तगाली राज से आज़ाद कराया, जबकि सरदार पटेल का इंतकाल 15 दिसंबर 1950 को हुआ। भारत की एकता और एकजुटता का भी जीता जाता दस्तावेज है। गोवा ने शांति के साथ हर विचार को फलने फूलने की जगह दी। कैसे एक साथ हर मत, मजहब, संप्रदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत में रंग भरते हैं, गोवा ने ये करके दिखाया है। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा से उसकी पहचान रही है, लेकिन अब यहां जो सरकार है वो गोवा की एक और पहचान सशक्त कर रही है। ये नई पहचान है हर काम में अव्वल रहने वाले, टॉप करने वाले राज्य की पहचान। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है, गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों की पसंद तो गोवा रहा ही है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस का सवाल हो तो गोवा टॉप पर है। पर कैपिटा इनकम हो तो भी गोवा टॉप पर। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर गोवा का काम 100%। लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग टॉयलेट की सुविधा हो, गोवा 100% फुल मार्क्स। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो, यहां भी गोवा 100%। हर घर जल के लिए नल कनेक्शन हो, इसमें भी गोवा 100%। आधार एनरोलमेंट में भी गोवा का काम 100% पूरा। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी गोवा अव्वल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो, गोवा का काम 100%। बर्थ रजिस्ट्रेशन हो तो भी गोवा का रिकॉर्ड 100%। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते शायद समय कम पड़ जाए। आज गोवा में स्कूल्स में बच्चों को फ्यूचर रेडी एजुकेशन के लिए कोडिंग और रोबोटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है। टेक्निकल एजुकेशन को सब्सिडाइज भारत की। हिंदुस्तान और वसती एशिया के 5 ममालिक यानी कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कुर्ग जमहूरिया और ताजिकिस्तान ने तिजारत, सलाहियत में इजाफा, राब्ते और कनेक्टिविटी की बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात और ताउन को एक नई सतह पर ले जाने का आज़म किया। उन्होंने मिलकर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को रोकने और वहाँ के लोगों को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। ये माहिदा तीसरे हिंद वसती एशिया डायलॉग में तय पाया, जिसकी सदारत वजीर खारजा एस जयशंकर ने की, जिसमें कजाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मुख्तार तिलिव ब्रदी, तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा और काबीना के नायब चेयरमैन राशिद मुर्दिफ, उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा अब्दुल अजीज कामलेव ने किया और दीगर वज़राए खारजा ने भी इसमें शिरकत की। अपने इब्तिदाई कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब ये मीटिंग तेजी से बदलते हुए आलमी इक़्तिसादी और सियासी हालात के दरमियान मुनक़िद हो रही है, कोविड वबाई मर्ज ने आलमी सेहत और मईशत को बहुत बड़ा धचका पहुँचाया।
उन्होंने माशराओं, काम की जगहों, सप्लाई चेन्स और गवर्नेंस के बारे में हमारे सोचने के अंदाज को बदल दिया। इस वबाई मर्ज ने हमारे मौजूदा कसीरुल जहती ढांचे की खामियों और नए खतरात को बेनकाब कर दिया। India for the third edition of the India Central Asia Dialogue. Your presence here is an affirmation of the relationship we have forged over the last 30 years. As is customary, the media will cover the opening remarks of all the ministers. And I will make my own opening remarks on behalf of India and thereafter invite you in alphabetical order, English alphabetical order, to make your opening remarks. So, Excellencies, dear colleagues, at the outset, I would like to thank you very much for accepting my invitation. This is a very good opportunity to review both our bilateral and regional relationships and consider the challenges that we face more collectively. Our meeting today comes amidst a rapidly changing global economic and political situation. The COVID-19 pandemic has resulted in an enormous setback to global health and to global economy. It has changed the way we imagine societies work. इस्लामाबाद में इतवार के रोज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC समिट हुई। समिट का अहम एजेंडा अफगानिस्तान था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत को समिट में शामिल होने का इनविटेशन दिया था। इसमें दो बातें खास रही। पहली, अफगानिस्तान OIC का हिस्सा नहीं है। दूसरी, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने रिकग्निशन नहीं दिया है। समिट की शुरुआत में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसे अफगानिस्तान मसले का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का बहरान इंसानों की खड़ी हुई एक परेशानी है। अगर वक्त रहते इसे हल नहीं किया गया तो तबाही हमारे सामने होगी। The irony is that 41 years ago, the extraordinary meeting of the OIC was held in Pakistan. It was discussing Afghanistan. And since then, all the troubles of Afghanistan started. No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict. And then add to it recently prolonged drought. 75% of the people living off the land. And then, even before 15th of August, half the population below the poverty line. Years of corrupt governance. 75% of the budget supported by foreign aid. Now, a country in this situation, after 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for the past 40 years. So I'm really glad all the speakers before me mentioned the gravity of the situation. Especially I would like to point out what Michael Griffith, Under Secretary of the United Nations Secretary General, what he had to say, the figures he gave. So the point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नए हिंदुस्तान की तामीर का दावा करते हुए कहा कि घर और बाहर दोनों जगह हमारी हुकूमत बखूबी काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की बात आलमी सतह पर न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि इस पर अमल किया जाता है।
बुंदेलखंड में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा को रवाना करने से पहले एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने जहां एक तरफ रियासत की बीजेपी हुकूमत के कामों की जमकर तारीफ की, तो वहीं उन्होंने अपोजिशन जमातों को खासकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। अपने खिताब के दौरान राजनाथ सिंह ने कश्मीर से आर्टिकल 370 की तंसीख से लेकर राम मंदिर की तामीर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया। अब योगी जी को 5 साल काम करते हुए, क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं योगी जी को काम करते हुए जो मैंने देखा है मेरे भैया भाई, मैं कह सकता हूं ऑलराउंडर खिलाड़ी और बल्लेबाजी तो करते ही हैं, और जब गेंदबाजी पर उतरते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का विकेट उतार देते हैं। क्या पापा क्या पापा क्या कांग्रेस, योगी जी की इन स्विंगर और आउट स्विंगर के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। भाइयों ने बताने के बाद नौजवानों ने क्रिकेट भाषा समझने की नहीं समझी है ना, जब बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी तो बना देंगे। मैं मान कर जाऊं पिछली बार जैसे एक सीट छोड़कर बुंदेलखंड की सारी सीटें इस बार तो सारी पक्का। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी योगी दौर में उत्तर प्रदेश फसादात और दबंगों से आज़ाद, महफूज और गुड गवर्नेंस से लैस है। नकवी ने इतवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश आज फसादात और दबंगों से आज़ाद, तहफ़्फ़ुज़, गुड गवर्नेंस से लैस, कमीशन कट, करप्शन की विरासत और दंगों और दबंगों की सियासत पर मोदी और योगी दौर ने फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बलवाई, बाहुबली, बेईमानी के हर फॉर्म को योगी हुकूमत ने खत्म किया, क्योंकि जो त्रिबी उनकी हुकूमत में सिकंदर था वो योगी हुकूमत में अंदर है। नकवी ने कहा कि परिवार तंत्र की भक्ति वालों का इख्तिदार का लालच त्रिबी के तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के अज़्म से भरपूर है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी दौर में इक़बाल, इंसाफ और ईमान का दौर है, जहाँ पायदार तरक्की, आलमी बाइख्तियारात, मुल्की सलामती, खुशहाली अवलीन तरजीह है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि मीडिया में कुछ लोग सिर्फ एक शख्स का चेहरा दिखाते हैं और अपोजिशन की आवाज़ को दबाते हैं। अगर उन सहाफ़ियों के साथ अगर कभी नाइंसाफ़ी होगी तो वो उनकी आवाज़ बनकर उनके शाना बशाना हमेशा खड़े रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो सहाफ़ी अपोजिशन के नुक्ते नज़र को दबाते हैं वो हकीकी मानों में अवाम के मसाइल को दबाने का काम करते हैं, लेकिन वो जिसका चेहरा दिखाते रहते हैं वो कभी उनकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अफसोस मीडिया के बहुत से साथी सिर्फ एक शख्स का चेहरा दिखाते हैं, अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जाता है, इससे उसे आवाम तक नहीं पहुंचने दिया जाता। क्या उस शख्स ने कभी आपके लिए आवाज़ उठाई? तुम्हें वो जो सही लगे वो करो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, आइंदा भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया के सहाफ़ियों की सूरत हाल पर नज़र रखने वाली एक अमरीकी तंजीम की रिपोर्ट की क्लिपिंग भी पोस्ट की, जिसमें हिंदुस्तान को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2021 में हिंदुस्तान में 4 सहाफ़ी हलाक और उन पर 228 हमले किए गए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इनकम टैक्स के छापों पर पलटवार किया। इतवार के रोज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं यूपी में समाजवादी पार्टी की हुकूमत ना बन जाए, इसलिए वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, हमारे फोन सुने जा रहे हैं, सीएम खुद उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिस्टिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं।
तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। और मैं समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी और तर्जुमान राजीव राय ने इतवार के रोज कहा कि कल से उनकी रिहायशगाह पर 16 घंटे तक इनकम टैक्स महकमे के छापों में 17,000 रुपए मिले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार देते हुए राय ने हुकूमत को नसीहत की कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर ना फेंकें। जी बताएं। मैं सबसे पहले अपने सभी समाजवादी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। भावुक हूँ, अभिभूत हूँ कि इस आताताई सरकार के संकट की घड़ी में सुबह से फ्रंट में सामने खड़े हैं। मैं नतमस्तक हूँ अपने सारे कार्यकर्ताओं के सामने। 15 घंटे के पूछताछ में उनको 17,000 रुपये मिले हैं। कुछ भी नहीं मिला है। मैं स्वागत करता हूं मोदी जी, योगी जी, और भी भेजिए। मेरे नाम के सामने न आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, न है, न कभी आगे रहेगा। बोलने दीजिए। मैं जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूँ। मैं जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूँ, नेताजी और अखिलेश यादव का सिपाही हूँ और समाजवादी कार्यकर्ता हूँ। न हम डरेंगे। अगर मऊ के लोगों को कोरोना ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर किया है, वहीं इससे आम आदमी भी महफूज नहीं रहा। आलमी वबा की वजह से पाबंदियों वगैरह और उसके बाद के हालात ने करीब हर 4 में से एक शख्स को बेरोजगार कर दिया है। हालांकि कोरोना की शिद्दत में कमी के बाद हालात बेहतरी की जानिब रुख अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में रोजगार के मौके बहुत ही कम फराहम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लेने वाली वजारत और सरकारी आदादोशुमार इस बात का खुलासा कर रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जारिया साल के अवाइल के 3 माह का जायजा लिया गया तो पता चला कि मुल्क की सतह पर 15 से 30 साल के दरमियानी उम्र के अफराद की मुलाजिमतों के मौके अगर देखें तो पता चलता है कि कौमी सतह पर बेरोजगारी की शरह 22.9 यानी 22.9% तक पहुंच गई है। तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह ने कौमी सतह को भी पीछे छोड़ दिया है। रियासत में बेरोजगारी की शरह 24.3% 24.3% है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में 44.1% है। इसके बाद केरला में 38.7%, उत्तराखंड में 34.5%, ओडिशा में 32.5% और असम में 32.2% है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के बाद के हालात में मर्द हजरात के मुकाबिल खवातीन ज़्यादा मुतासिर हुई। खवातीन में मर्द हजरात के मुकाबिल बेरोजगारी की शरह में 5% इजाफा हुआ। मौजूदा हालात और मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि रोजगार के मौक़ों में बेहतरी नहीं आई है। नए अफराद यानी फ्रेशर्स को मुलाजिमत के मौके कम फराहम होने की वजह से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ। ये बात तो हुई मुल्क में और रियासतों में बेरोजगारी की। अब बात करते हैं आलमी वबा की वजह से मुतासिर होने वाले उन अफराद की जो तलाश माश के सिलसिले में अपनों को छोड़कर दायरे गैर में जिंदगी गुजार रहे हैं। काम बंद होने या फिर मुलाजिमतों के मौके कम होने की वजह से उन्हें वतन वापस होना पड़ रहा है। मरकजी हुकूमत के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक वंदे भारत मिशन के तहत 6 खलीजी ममालिक से 7,16,662 वर्कर्स की वापसी अमल में आई। पार्लियामेंट के जारिया इजलास में एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने बताया कि कोविड-19 के दौरान खलीजी ममालिक में काम बंद होने की वजह से वहां फंसे हुए वर्कर्स की वंदे भारत मिशन के जरिए वापसी हुई। मुत्तहदा अरब अमारात से 3,30,000, सऊदी अरब से 1,37,000, कुवैत से 97,802, ओमान से 72,259, कतर से 51,190 और बहरीन से 27,453 मुलाजिमीन को हिंदुस्तान वापस लाया गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी कितनी शिद्दत के साथ फैल रही है। इन हालात में आपको ये भी बताते चलें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक का लोगों की माशी हालत पर क्या कहना है। इन दोनों इदारों ने यह इंकशाफ किया है कि दुनिया भर में
गुज़िश्ता बरस करीब 50 करोड़ से ज़ायद अफराद आलमी वबा के दरमियान इलाज के बायस शदीद गुर्बत का शिकार हो गए। उन इदारों का कहना है कि आलमी वबा ने बैनुल अक़वामी सतह पर सेहत की खिदमात को मुतासिर किया और 1930 के बाद बदतरीन माशी बहरान पैदा हुआ, जिसने इलाज के लिए शख्सी तौर पर अदायगी को मुश्किल बना दिया। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर टेड्रोस गैब्रियसिस ने तमाम हुकूमतों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर शहर को माली असरात के खौफ के बगैर इलाज की सहूलत फराहम हो सके। क़ब्ल ये उम्मीद की जा रही थी कि आलमी वबा की शिद्दत में कमी की वजह से शायद आने वाले 4 या 5 माह के दौरान मुलाजिमतों के मौक़े फराहम होंगे, लेकिन अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से आगे के हालात गैर यकीनी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन हालात में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5,57,029 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 4,984 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 27,46,82,297 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,69,63 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 2,28,06,926 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 652 एक्टिव केसेस में कमी के साथ उनकी तादाद कम होकर 83,913 हो गई है। दरिया हफ्ते को मुल्क में 76,54,466 कोविड वैक्सीन लगाई गई और इसके साथ ही वैक्सीनेशन की कुल तादाद 1,37,46,13,252 हो गई। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,081 नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,47,40,275 हो गई और इसी दौरान 7,469 मरीज सेहतियाब होने के बाद सेहतियाब हुए। इस वबा से मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 34,17,000 माफ कीजिएगा 3,41,78,940 हो गई। आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि करीब 90 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शिनाख्त की गई है और ये उन जगहों पर डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है जहां इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर फैल रहा है। नेज़ इसके मामले 1.5 से 3 दिन में दुगने हो जाते हैं। आलमी इदारे सेहत ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा दस्तियाब आदाद और शुमार की बिना पर अंदेशा है कि उन मकामात पर जहां इन्फेक्शन का फैलाव बड़े पैमाने पर हो रहा है, ओमिक्रॉन उन मकामात पर डेल्टा से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि 16 दिसंबर तक WHO के तमाम 6 इलाकों में 89 कंट्रीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शिनाख्त की गई। जो डेटा हासिल होगा ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से मालूमात मजीद पुख्ता होती जाएंगी। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के 10 नए केसेस मिले हैं। इनमें महाराष्ट्र के 6 और गुजरात के 4 केसेस शामिल हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इनमें से 4 मामले मुंबई एयरपोर्ट पर हुए जांच में सामने आए हैं। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मुतासरीन महाराष्ट्र में हैं, जिनकी तादाद 54 है। वहीं मुल्क में अब तक मिले ओमिक्रॉन मुतासरीन की मजमूई तादाद 153 हो गई है। सऊदी अरब में पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया ने ट्विटर पर अपने अकाउंट पर एक पैगाम भेजा है, जिसमें शहरियों से कहा गया है कि वो सऊदी अरब से बाहर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। खासतौर पर ज्यादा खतरे वाले ममालिक के सफर पर ना जाएं, जहां इन दिनों कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के तेजी के साथ फैलने के खतरा सामने आए हैं। वकाया का कहना है कि दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की इस नई किस्म के फैलाव में तेजी आई है, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर को सख्त करने की हिदायत दी गई है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबले में हिंदुस्तानी टीम ने शानदार मुजाहरा जारी रखते हुए जापान को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। टीम इंडिया ने जोरदार खेल दिखाते हुए जापान को 6-0 से मात दी। पिछले मैच में 2 गोल दागने वाले हरमनप्रीत सिंह ने इस मैच में भी 2 गोल किए और जीत के बड़े स्टार रहे। हिंदुस्तानी टीम की इस टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी जीत रही। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।